देखिए, सब सेक्शन 2 ऑफ 187 बीएनएसएस या 167 सीआरपीसी बहुत सारी सिचुएशंस यहां से बन सकती हैं और मैं सारी सिचुएशन यहां इस वीडियो में आपको नहीं बता सकता, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। लेकिन मैं जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, अगर वो कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे तो आप सारी सिचुएशंस के आंसर परफेक्टली देख लेंगे। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा इस वीडियो को। हम लोग 187 बीएनएसएस जो सीआरपीसी में 167 हुआ करती थी पढ़ रहे हैं, और इस सेक्शन का सब सेक्शन 1 हम ऑलरेडी देख चुके हैं और आज देखेंगे सब सेक्शन 2। और नए कानून में बहुत ज्यादा चेंजेस भी सब सेक्शन 2 में ही हुए हैं। तो सब सेक्शन 2 को अगर आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो पेन ले लें, नोटबुक ले लें और नोट करना है जो सिचुएशंस मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो चेंजेस आप लोगों को बताऊंगा, जो कॉन्सेप्ट फिट होते हैं इसके अंदर, मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। एक्चुअली 187 बीएनएसएस मैं ब्रीफ बताऊं कब काम करती है। सबसेक्शन 1 ने बताया कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी पर्सन को अरेस्ट किया और कस्टडी में डिटेन किया है और उसको ऐसा लगता है कि 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन इस केस का कंप्लीट नहीं हो सकता है, और जितना भी इन्वेस्टिगेशन उसने किया उसके आधार पर पाया कि जिन इंफॉर्मेशन के आधार पर या जिन एक्यूजेशन के आधार पर इस पर्सन को अरेस्ट किया गया था उनके सपोर्ट में एविडेंसेस रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं, वो इंफॉर्मेशन या एक्यूजेशन वेल फाउंडेड है। तो ऐसी सिचुएशन में उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर ड्यूटी लगाई, ये पुलिस ऑफिसर ऐसे अरेस्टेड पर्सन को नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगा। देखिए 187 बीएनएसएस सब सेक्शन 2 में दो टाइप के मजिस्ट्रेट्स की बात हुई है। नंबर एक मजिस्ट्रेट, ऐसा मजिस्ट्रेट जिसके पास इस केस को ट्राई करने का जुरिस्डिक्शन है, जिस केस में अब ये एक्यूज अरेस्ट किया गया और मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश किया गया। दूसरे मजिस्ट्रेट होंगे ऐसे मजिस्ट्रेट जिनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है इस केस को ट्राई करने का या इस केस को कमिट करने के लिए सेशन कोर्ट। तो ये दो टाइप के मजिस्ट्रेट आपको देखने को मिलेंगे सब सेक्शन 2 ऑफ 187 बीएनएसएस में, और इन दोनों की ड्यूटीज अलग अलग हैं। तो इनकी ड्यूटीज क्या होंगी, क्या ये कर सकते होंगे, क्या नहीं कर सकते होंगे, उन सभी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। और पुराना लॉ क्या कहता था, अब नए लॉ में क्या चेंज आया है, और चेंज आने के बाद प्रैक्टिकल में क्या क्या सिचुएशन बन सकती है, उनको किस तरीके से आप हैंडल करेंगे। आज की वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि वो मैजिस्ट्रेट जिनके पास इस केस को ट्राई करने का या कमिट करने का जुरिस्डिक्शन नहीं है, उनकी क्या क्या पावर्स हैं 167 सीआरपीसी या 187 बीएनएसएस में, और क्या उनकी ड्यूटीज होंगी। तो मैंने जो कंक्लूड किया है पढ़ने के बाद आप लोगों के लिए, उनकी केवल और केवल 4 ड्यूटीज हैं। कौन कौन सी 4 ड्यूटीज हैं? नंबर 1, he can remand such accused in judicial custody for maximum 15 days। ये पहली ड्यूटी। अगर आपने ये 4 पावर्स, 4 ड्यूटीज इन मजिस्ट्रेट साहब की अगर समझ ली तो कुछ भी सिचुएशन आपके सामने रख दी जाएगी, आपने चेक करना कि क्या वो सिचुएशन इन 4 में फॉलो करती है। अगर फॉलो करती है तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इन ड्यूटीज के अकॉर्डिंग आंसर दे देना, और अगर फॉलो नहीं करती है तो एक ही जवाब होगा कि ऐसी सिचुएशन में ये मजिस्ट्रेट साहब कुछ नहीं कर सकते। तो पहली ड्यूटीज हुई कि उनके पास पावर है कि वो ऐसे एक्यूज को मैक्सिमम 15 डेज के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज सकते हैं। अब ये जुडिशियल कस्टडी में भेजने के लिए जो 15 डेज टोटल टाइम है, ये पार्ट में भी हो सकता है, बट ये मैक्सिमम 15 डेज हो सकता है। 15 दिन के बाद ये मैजिस्ट्रेट साहब ऐसे एक्यूज पर्सन को जो इनके सामने पेश किया गया उसको 15 दिन से ज्यादा के लिए जुडिशियल कस्टडी में नहीं भेज सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, he can send such accused in police custody for maximum 15 days। दूसरा है कि अगर मान लो कि वो जुडिशियल कस्टडी में नहीं भेजना चाहते अब एक्यूज पर्सन को, तो उनके पास पावर है कि वो 15 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज सकते हैं, टोटल मैक्सिमम 15 डेज।
15 दिन से ज्यादा की पावर उनके पास नहीं है पुलिस कस्टडी में भेजने की। अब यहां समझने वाली बात यह है कि ऐसा हो सकता है कि 7 दिन उन्होंने जुडिशियल कस्टडी में भेजा और अगले 8 दिन उन्होंने पुलिस कस्टडी में भेज दिया, बट टोटल मिलाकर उनके पास जो पावर है वो केवल और केवल 15 दिन तक ही है। 15 दिन के लिए ही वो चाहे तो पुलिस कस्टडी में भेजे, चाहे जुडिशियल कस्टडी में भेजे, चाहे दोनों में भेजे मिलाकर, लेकिन 15 दिन से ज्यादा की पावर उनके पास नहीं होगी। ये दूसरी सिचुएशन। तीसरी पावर क्या है उनके पास? ही कैन डिस्चार्ज और ही कैन रिलीज accused person if he finds that arrest of accused is illegal or that judicial precedents have not been followed। मान लो किसी पुलिस ऑफिसर ने ऐसे मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष किसी एक्यूज पर्सन को अरेस्ट करके पेश किया और बीइंग नियरेस्ट मजिस्ट्रेट पेश कर दिया, लेकिन इनका जुरिसडिक्शन इस केस को ट्राई करने का या कमिट करने का नहीं, बट इनको लगा वो डायरीज देखने के बाद, एंट्रीज देखने के बाद, रिमांड पेपर्स पढ़ने के बाद इनको लगा कि ये जो अरेस्ट है ये इलीगल अरेस्ट है, या फिर जो जुडिशियल प्रेसिडेंट हैं जैसे कि अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट बिहार का केस उसमें बताया गया, जैसे कि सतेंद्र कुमार अंतिल वाले केस में बताया गया, अगर कुछ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं उनको फॉलो नहीं किया गया या फिर अरेस्ट इलीगल है, तो ये क्या कर सकते हैं? उस एक्यूज पर्सन को डिस्चार्ज कर सकते हैं या रिलीज कर सकते हैं बॉन्ड भरवाकर। तीसरी पावर उनके पास ये होगी। चौथी पावर क्या हो? जब एक्यूज पर्सन इनके सामने पेश किया गया लेकिन इनका इस केस को ट्राई करने का जुरिसडिक्शन नहीं है और इनको ऐसा लगता है इफ ही थिंक्स फर्दर डिटेंशन इज अननेसेसरी, इनको लगता है कि इस एक्यूज की फर्दर डिटेंशन मतलब पुलिस ऑफिसर ने अब तक जितना डिटेंशन इसका कर लिया उसके आगे का डिटेंशन इनको लगता है कि वो अननेसेसरी है। 3 नंबर ड्यूटी में और 4 नंबर ड्यूटी दोनों को जरा ध्यान से देखना। 3 नंबर ड्यूटी में कहा गया था कि अरेस्ट इलीगल है, लेकिन चौथे पॉइंट पर कहा जा रहा है कि अरेस्ट इलीगल नहीं है, बट उनको लगता है कि फर्दर डिटेंशन वो नेसेसरी नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है फर्दर डिटेंशन की। अरेस्ट इट मींस लीगल है, इट मींस जुडिशियल प्रेसिडेंट्स को फॉलो किया गया, बट मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि फर्दर डिटेंशन करना इसका अब अननेसेसरी होगा। तो ये क्या कर सकते हैं? इस एक्यूज पर्सन को फॉरवर्ड कर सकते हैं ऐसे मजिस्ट्रेट के पास जो मजिस्ट्रेट इस केस को ट्राई करने का या इस केस के कमिटल का जुरिसडिक्शन रखते हैं। तो इन 4 बातों को ध्यान में रखते हुए अब आप ये सोचिए कि ये मजिस्ट्रेट साहब क्या नहीं कर सकते, ये भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। पहली बात तो ये 4 ड्यूटीज अपने आप में सफिशिएंट है, केवल और केवल यही काम कर सकते हैं। इन एडिशन टू दीज ड्यूटीज और पावर्स ये मजिस्ट्रेट साहब कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि एक मैं एग्जांपल देता हूं कि इनको लगा कि एक्यूज की जो अरेस्ट हुई है वो इलीगल अरेस्ट है, या फिर चौथे पॉइंट में लिखा था कि जो फर्दर डिटेंशन अब ये मांग रहे हैं पुलिस ऑफिसर्स, चाहे जुडिशियल कस्टडी में चाहे पुलिस कस्टडी में, वो अननेसेसरी है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में ये मजिस्ट्रेट साहब बेल दे सकते हैं एक्यूज को? तो आप बिल्कुल माइंड में अपने सेट कर लीजिए कि ये मजिस्ट्रेट साहब बेल नहीं दे सकते। ही कैन नॉट रिलीज सच एक्यूज्ड ऑन बेल इन एनी केस। किसी भी सिचुएशन में अगर मजिस्ट्रेट के पास जुरिसडिक्शन नहीं है ट्राई करने का या इस केस को कमिट करने का इन सेशन कोर्ट, तो वो बेल किसी भी कंडीशन में इस एक्यूज पर्सन को नहीं दे सकते। ध्यान देना, तीसरे नंबर पे जो ड्यूटीज बताई थी वहां पर बात हुई है कि उसको वो रिलीज कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं, बट बेल नहीं दे सकते। बेल देने की पावर उनकी नहीं है। लेकिन ये डिस्चार्ज करने की और रिलीज करने की पावर आती कहां से है? ये जब 2014 में अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जजमेंट आई, उससे पहले तो इन मजिस्ट्रेट साहब के पास ये वाली भी पावर नहीं थी कि वो किसी को रिलीज करे या डिस्चार्ज कर दे। लेकिन उस जजमेंट में ये कहा गया
कि जिन मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष ये एक्यूज पर्सन पेश किया जाएगा पुलिस के द्वारा, तो उनकी ड्यूटी है कि वो देखेंगे कि अरेस्ट के प्रोविजंस को प्रॉपर फॉलो किया गया है, 41A के नोटिस की कंप्लायंस हुई है, अरेस्ट लीगल है। अगर पाते हैं मजिस्ट्रेट साहब की ये अरेस्ट इलीगल है या कंप्लायंसेस जो है स्टैट्यूटरी कंप्लायंस या जुडिशियल प्रेसिडेंट्स की कंप्लायंस नहीं हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में इस जजमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इस जजमेंट ने कहा कि आप ऐसे पर्सन को रिलीज कर सकते। इवन वहां तो ये कहा गया कि वहां पर मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी है कि अगर कंप्लायंसेस नहीं हुई हैं और उन्होंने रूटीन मैनर में जुडिशियल कस्टडी भेज दिया है या पुलिस कस्टडी भेज दिया है, तो उनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। तो ये 2014 से पहले ये वाली पावर भी इनके पास नहीं थी, क्योंकि ये जुडिशियल डिसीजन से पावर आई है, लॉ में नहीं थी। तो आप याद रख लीजिए कि किसी भी सिचुएशन में ये मजिस्ट्रेट साहब बेल नहीं दे सकते हैं। बेल देना और डिस्चार्ज करना, रिलीज करना, दोनों बातें अलग अलग हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं सब सेक्शन 2 के कंटेंट्स क्या कहते हैं। यहां पर मैंने 2 कलर में कंटेंट लिखा हुआ है, एक येलो कलर में लिखा और एक व्हाइट कलर में लिखा है। जहां जहां मैंने येलो कलर में लिखा है, ये वही कंटेंट है जो 167 सीआरपीसी में भी होता था और 187 बीएनएसएस में भी है। और जो व्हाइट कलर से लिखा है, ये कंटेंट वो है जो 167 सीआरपीसी में नहीं होता था, अब इसको ऐड किया गया है नए कानून में और इसलिए 187 बीएनएसएस में ये आ गया है, लेकिन 167 सीआरपीसी में ये नहीं होता था। तो व्हाइट कलर को देख के आप पहचान सकते हैं कि ये वाला कंटेंट नया कंटेंट है। तो देखते हैं, सब सेक्शन 2 की लैंग्वेज कहती है, द मैजिस्ट्रेट टू whom an accused person is forwarded under this section. This section means section 187 BNSS में जब किसी accused person को मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश किया गया, ये सब सेक्शन 2 वहीं से शुरू होती है जहां सब सेक्शन 1 खत्म होती है। सब सेक्शन 1 में मैंने पहले ही बता दिया है कि पुलिस ऑफिसर के ऊपर ड्यूटी लगाई गई कि अरेस्टेड एक्यूज पर्सन को विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश करेंगे ही करेंगे। तो ये सब सेक्शन 2 वहीं से शुरू होती है कि जब मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष किसी एक्यूज पर्सन को फॉरवर्ड किया गया है अंडर दिस सेक्शन, irrespective of whether he has or has no jurisdiction to try the case. Irrespective of, किसी भी मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश कर दिया और किसी भी मजिस्ट्रेट में ये केवल और केवल नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होंगे, क्योंकि सबसेक्शन 1 की जो रिक्वायरमेंट है वो है नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होने चाहिए। जहां से एक्यूज को अरेस्ट किया है उसके सबसे पास वाले मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश करना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि उनका जुरिस्डिक्शन उस केस को ट्राई करने का है या उस केस को ट्राई करने का जुरिस्डिक्शन नहीं है। बट मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष जैसे ही वो एक्यूज आया, तो अब क्या करेंगे, ये पहले मैं छोड़ देता हूं ये व्हाइट कंटेंट, क्योंकि नए लॉ में आया है, पुराने लॉ में नहीं था। पहले देख लेते हैं कि पुराने लॉ में क्या बात हुई थी। तो पुराने लॉ में कहा था कि वो मजिस्ट्रेट साहब में ऑथराइज फ्रॉम टाइम टू टाइम द डिटेंशन ऑफ एक्यूज्ड इन सच कस्टडी एज सच मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट। वो दोनों मजिस्ट्रेट में से कोई भी मजिस्ट्रेट हो, चाहे जुरिस्डिक्शन है चाहे जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, मे ऑथराइज द डिटेंशन। उनके पास पावर है कि वो जैसा वो मजिस्ट्रेट साहब उचित समझें उस कस्टडी में इस एक्यूज को भेज सकते हैं। इस सच कस्टडी के ऊपर भी बहुत सारी क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं जो डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियोज में हो सकता है, इस वीडियो में भी हो सकता है। बट यहां जनरली अभी मैं आपको बता देता हूं, केवल यहां पे हम 2 कस्टडी की बात करेंगे, एक जुडिशियल कस्टडी और एक पुलिस कस्टडी। हालांकि अगर लेजिस्लेचर की ऐसी इंटेंशन होती तो बजाय वो सच कस्टडी लिखने के वो आइदर जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी लिख सकते थे,
लेकिन लेजिस्लेचर ने ऐसा नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये इस कस्टडी के परव्यू को बड़ा करना चाहते हैं। वो केवल जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी तक लिमिटेड नहीं रखना चाहते, इसलिए उन्होंने यहां पर सच कस्टडी वर्ड यूज किया। अभी हम पुराने लॉ की बात कर रहे हैं, ये जो वर्ड्स हैं ये अभी मैं डिस्कस करूंगा जो नए लॉ में लिखे गए, व्हाइट कलर से लिखे। तो मजिस्ट्रेट साहब की एक ड्यूटी लगा दी, एक पावर दे दी कि जब उनके सामने एक्यूज आ जाए तो वो किसी भी कस्टडी में उसको डिटेंशन ऑथराइज कर सकते हैं, चाहे वो कस्टडी जुडिशियल कस्टडी हो, चाहे वो पुलिस कस्टडी हो, जो उनको उचित लगे रिकॉर्ड पढ़ने के बाद उस कस्टडी में वो भेज सकते हैं। अगले टर्म्स बताती है कि कितने दिन के लिए भेज सकते हैं। फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 days इन द होल। इसका मतलब कि वो जुडिशियल कस्टडी में भेजें या पुलिस कस्टडी में भेजें, बट ये टाइम 15 दिन को एक्सीड नहीं करेगा। 15 दिन से ज्यादा का बिल्कुल भी नहीं होगा इन द होल। होल का मतलब टोटल मिलाकर ये टाइम 15 दिन से ज्यादा का नहीं होगा। और ऊपर लिखा है फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसका मतलब ये 15 दिन की कस्टडी वो एक बार में दे, 2 बार में दे, 4 बार में दे, 10 बार में दे, वो उनकी मर्जी, बट टोटल मिलाकर कस्टडी 15 दिन से ज्यादा की नहीं हो सकती। क्वेश्चन तो यह भी उठेगा कि ये 15 दिन कब से शुरू होंगे? जिस दिन से एक्यूज को अरेस्ट किया गया उस दिन से, या जिस दिन कोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया उस दिन से, या फिर जिस दिन उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया उस दिन से। इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा और विद लॉजिक बताऊंगा, और यहीं से मिलेगा सारे आंसर्स के। कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देखने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि मैं आपको सपोर्ट के लिए दूंगा, बट सब कुछ यहीं पर लिखा हुआ है। 167 में भी लिखा था, 187 बीएनएसएस में भी लिखा है, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते कि आपको देखना आना चाहिए कि किस तरीके से आप देखें जो आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। तो मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर जो ड्यूटी लगी वो ये हुई कि भाई आप उसको 15 दिन से ज्यादा की कस्टडी में नहीं भेजेंगे। अब यहां फिर ये जो व्हाइट कलर में लिखा है इसको फिर थोड़ी देर में देखेंगे, और आगे जो लिखा है येलो कलर में पुराना लॉ क्या कहता था ये देखें। अभी तक दोनों मजिस्ट्रेट की बात हुई जिनके ऊपर जुरिस्डिक्शन था या जिनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं था। तो अगली जो बातें बताई जा रही है वो केवल और केवल उनके लिए हैं जिनके पास इस केस को ट्राई करने का जुरिस्डिक्शन नहीं है। देखिए, एंड इफ ही हैज नो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस और टू कमिट इट फॉर ट्रायल। पहली बात तो यह है कि जुरिस्डिक्शन नहीं है, एंड दूसरी बात वो ऐसा कंसीडर करते हैं कि फर्दर डिटेंशन इज अननेसेसरी, और उनको ऐसा लगा कि अब इस एक्यूज का फर्दर डिटेंशन मैं अगर करूं तो उसकी जरूरत ही नहीं, वो अननेसेसरी होगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं? ही मे ऑर्डर द एक्यूज टू बी फॉरवर्डेड टू अ मैजिस्ट्रेट हैविंग सच जुरिस्डिक्शन। सच जुरिस्डिक्शन मतलब ये वाला जुरिस्डिक्शन कि जो ट्राई करने का हो इस केस को, या इस केस को कमिट करने का जुरिस्डिक्शन जिनके पास हो, ऐसे मजिस्ट्रेट साहब के पास भेज दिया जाएगा इस एक्यूज पर्सन को। उसको फॉरवर्ड कर देंगे एक्यूज को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास जिसका जुरिस्डिक्शन हो इस केस को ट्राई करने का या कमिट करने का। तो ये देखिए, ये वाली टर्म से ही पीछे जो मैंने बातें बताई वो निकल कर आती हैं कि मैजिस्ट्रेट साहब जिनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है वो केवल और केवल एक ही काम कर सकते हैं कि उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं ऐसे मजिस्ट्रेट के पास जिसका जुरिस्डिक्शन इस केस को ट्राई करने का या कमिट करने का हो। इसके अलावा कोई दूसरा काम वो नहीं कर सकते हैं। कब? जब उनको ये लगे कि फर्दर डिटेंशन इज अननेसेसरी, फर्दर डिटेंशन की आवश्यकता नहीं है। ये तो हुआ पुराना लॉ जो 167 सीआरपीसी कहती थी। ये आप ध्यान रखिए कि पुराने लॉ में से कुछ भी हटाया नहीं गया। सबसेक्शन 2 की बात कर रहा हूं। हाँ, जोड़ा गया है यहां पर कुछ। तो यहां पर जो ऐड किया गया है वो ये है जो व्हाइट कलर से मैंने लिखा है। तो ये मैं अब आपको दिखाता हूं कि ये ऐड करने के बाद अब नई सबसेक्शन 2 क्या हो जाती है।
यहां से आगे ध्यान देने वाली बात है, और इन वर्ड्स को क्यों जोड़ने की आवश्यकता पड़ी। ये जो क्लॉजेज हैं यहां ये वाली, इनको क्यों जोड़ने की आवश्यकता पड़ी, देखिए इसको बताने से पहले जो मैंने आगे आपको वर्ड्स दिखाए व्हाइट वाले, इनको मैं आपको बताना चाहूंगा, जिससे कि ऊपर वाले व्हाइट वर्ड्स जो ऐड किए इनका पर्पज आपको समझ आ जाए। देखिए यहां पे ये बोला कि जब बात आई कि उसको किसी भी कस्टडी में भेजा जा सकता है, चाहे वो जुडिशियल हो, चाहे वो पुलिस कस्टडी हो, बट वो कस्टडी 15 दिन से ज्यादा की नहीं होगी, 15 दिन से अधिक की कभी भी नहीं होगी। तो यहां क्या जोड़ा गया है इसके रिगार्डिंग, पहले तो बोला उन्होंने कि ये इन द होल, टोटल मिलाकर 15 दिन से ज्यादा की नहीं होगी, और इन पार्ट्स, पार्ट में कर, और पार्ट में भी उनको आप भेजेंगे कस्टडी में तो भी 15 दिन से ज्यादा की नहीं होगी, बट आप पार्ट्स में भेज सकते हैं। फिर लिखा है ये कब हो सकता है, एट एनी टाइम, कब भेजा जा सकता है उसको कस्टडी में, पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इनिशियल 40 डेज और इनिशियल 60 डेज आउट ऑफ द डिटेंशन पीरियड ऑफ 60 डेज और 90 days as the case may be as prescribed in subsection 3। अभी हम सबसेक्शन 2 पढ़ रहे हैं, अब सबसेक्शन 3 जब आएगी तो उसमें 2 पीरियड बताए गए कि मजिस्ट्रेट साहब मैक्सिमम जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी मिलाकर, अभी देखिए सबसेक्शन 2 में केवल और केवल 15 दिन की बात हो रही है, 15 दिन से एक्स्ट्रा भेजने की पावर सबसेक्शन 2 में तो बिल्कुल है ही नहीं जी। सबसेक्शन 2 आप अगर पढ़ोगे आइसोलेशन में तो आप पाओगे कि मजिस्ट्रेट के पास केवल और केवल 15 दिन के ही लिए जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी या दोनों में भेजने की पावर है, 15 दिन से ज्यादा की पावर सबसेक्शन 2 में नहीं है। तो 15 दिन से ज्यादा की पावर फिर कहां मिलेगी, सबसेक्शन 3 में। और ये 15 दिन से बढ़कर सबसेक्शन 3 कितने दिन तक कर सकती है इसको, या तो 60 दिन तक कर सकती है या 90 दिन तक कर सकती है। डिटेल आप जब सबसेक्शन 3 आएगी तो पढ़ाएंगे, बट आपको ये याद रखना है कि सबसेक्शन 3 में ये 15 दिन एक्सीड हो सकते हैं, लेकिन सबसेक्शन 2 में 15 दिन से एक्सीड नहीं हो सकते। और सबसेक्शन 3 में जब ये 15 दिन से अधिक होंगे तो कितने दिन हो सकते हैं, या तो 60 दिन तक या 90 दिन तक। डिपेंड करेगा कि केस में, जिस केस में ये एक्यूज अरेस्ट किया गया उस केस में सजा कितनी है, मैक्सिमम सजा कितनी है, उसके आधार पर 60 दिन और 90 दिन का पीरियड बताया गया है। तो यहां जो ये 60 डेज और 90 डेज जो ये लिखे, ये वही 60 डेज और 90 डेज हैं। और ये क्यों यूज किए गए, इन्होंने कहा कि इस 60 डेज में से इनिशियल 40 डेज और इस 90 डेज में से इनिशियल 60 डेज में कभी भी इस एक्यूज पर्सन को 15 डेज के लिए भेजा जा सकता है, बट वो 15 डेज से एक्सीड बिल्कुल नहीं करेगा। इट मीन सबसेक्शन 2 केवल और केवल 15 दिन की बात करती है, चाहे वो लगातार पहले 15 दिन हो, चाहे वो बीच बीच में 15 दिन हो, पहले 40 डेज या 60 डेज में। और ये 40 डेज की बात आएगी तो 60 डेज में से निकाले गए जो सबसेक्शन 3 में है, और यहां ये जो 60 डेज हैं ये 90 डेज में से निकाले गए जो सबसेक्शन 3 में 90 डेज दिए गए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, पुलिस ऑफिसर ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी ले ली, फिर उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, अभी 20 दिन हुए हैं कि उस एक्यूज को बेल पर छोड़ दिया गया, अब वो जेल में नहीं है, जुडिशियल कस्टडी में नहीं है, बेल पर है, क्योंकि यहां से पुलिस ऑफिसर को राइट मिला है कि वो टोटल 15 दिन की पुलिस कस्टडी पहले 40 दिन या पहले 60 दिन में मांग सकता है, और अभी तक टोटल 25 दिन हुए हैं इस सिचुएशन में। तो अब पुलिस ऑफिसर ने मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष एक एप्लीकेशन लगा दी कि मुझे 5 दिन की पुलिस कस्टडी और चाहिए इन्वेस्टिगेशन। तो क्या अब मजिस्ट्रेट साहब उसे नोटिस करके बुलाएंगे और फिर उसके सामने इस एप्लीकेशन पर हियरिंग होगी, और हियरिंग करने के बाद मजिस्ट्रेट साहब को लगा कि ये तो 5 दिन की और पुलिस कस्टडी में भेजा जाना चाहिए, पुलिस ऑफिसर की जो रिक्वेस्ट है वो जेन्युइन है, तो क्या अब बेल से उठा के मजिस्ट्रेट साहब सीधे उसको पुलिस कस्टडी में दे देंगे?
नेक्स्ट 5 डेज के लिए। इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए लेजिस्लेचर ने ये ऊपर वाले ये व्हाइट जो वर्ड्स यहां लिखे ये डाले। उन्होंने कहा कि जब एक्यूज उनके सामने पेश किया जाएगा, पहली बात। नंबर दूसरी बात, आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन, ये बात वो ध्यान में रखेंगे कि वेदर सच पर्सन हैज नॉट बीन रिलीज्ड ऑन बेल। पहली कंडीशन कि ऐसा वो ऑर्डर तब करेंगे जब वो एक्यूज पर्सन बेल पर रिलीज ना किया गया, इट मींस वो कस्टडी में हो, तभी वो 15 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज सकते हैं। दूसरा कंसीडरेशन, आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन दैट हिज बेल हैज बीन कैंसिल्ड। इट मींस कि मान लो कि वो बेल पर था, जैसा कि इस सिचुएशन में हम देख रहे हैं, और एप्लीकेशन लगा दी और पुलिस रिमांड लेने के लिए, तो वो रिमांड की एप्लीकेशन तब तक एंटरटेन नहीं की जाएगी जब तक उस पर्सन की बेल कैंसिल ना हो गई। तो पुलिस ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा कि पहले एप्लीकेशन लगाए और एक्यूज को जो बेल मिली हुई है उस बेल को कैंसिल कराए, और फिर जब बेल कैंसिल हो जाएगी तब वो 5 दिन के जो पुलिस रिमांड के लिए फिर से एप्लीकेशन लगाए। केवल उसी सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट साहब इस एप्लीकेशन को एंटरटेन करेंगे। और ये वाले वर्ड्स ये इसीलिए डाले गए, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाती कि मैजिस्ट्रेट साहब तो बेल पे से भी बुला के उस पर्सन को कह सकते थे कि अब 5 दिन के लिए तुम पुलिस कस्टडी में चले जाओ, अगर ये वर्ड नहीं डाले गए होते तो इसी तरीके की बहुत सारी सिचुएशंस इसमें बनेंगी। कुछ सिचुएशंस जब बनेंगी जब आप सबसेक्शन 3 देखेंगे। देखिए, इस पढ़ने से आप चेक करना कि कहीं भी सबसेक्शन 2 में टोटल 15 दिन से ज्यादा की कस्टडी में भेजना हो, चाहे पुलिस कस्टडी में भेजना हो चाहे जुडिशियल कस्टडी में भेजना हो, क्या सबसेक्शन 2 ने कहीं भी पावर दी है? बिल्कुल नहीं दी। आप इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब नेक्स्ट सबसेक्शन हम पढ़ेंगे तो मैं इसको डिस्कस करूंगा और वहां से देखना कितने बड़े ड्रास्टिक रिजल्ट्स निकल के आएंगे। और अगर आप इस बात को भूल जाएंगे तो सबसेक्शन 3 आपको समझ नहीं आएगी। तो मैक्सिमम पीरियड तो केवल और केवल लिखा है फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 डेज, यानी 15 दिन से ज्यादा की पावर सबसेक्शन 2 में मजिस्ट्रेट साहब के पास नहीं। 15 दिन से ज्यादा नहीं भेज सकते, चाहे वो पार्ट में भेजें चाहे वो एक साथ भेजें, टाइम टू टाइम भेजें, लेकिन 15 दिन से ज्यादा की कस्टडी सबसेक्शन 2 में नहीं भेज सकते। इसमें और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, बट ये बेसिक्स हैं। आप इनको ध्यान में रखेंगे तो सारी सिचुएशंस के आंसर आप दे पाएंगे। फिर भी आपको अगर कोई लगता है डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा, आपके डाउट्स जरूर दूर करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ क्वेश्चंस कुछ सिचुएशंस के साथ आएंगे और सबसेक्शन 3 को बात करेंगे कि जब ये पीरियड 15 दिन से एक्सटेंड करना हो तो कितना हो सकता है, क्या क्या पावर्स हो सकती है मैजिस्ट्रेट साहब की। देखिए, सीक्वेंस में लिखी गई है ये सेक्शन। सबसे पहले पुलिस ऑफिसर के ऊपर ड्यूटी लगाई गई कि आपने अगर किसी एक्यूज को अरेस्ट कर लिया है तो आप उसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर दीजिए। फिर सबसेक्शन 2 में नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर ड्यूटी लगाई गई कि जब आपके सामने ऐसा अरेस्टेड पर्सन आएगा तो आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन सी कस्टडी में भेज सकते हैं, कितने दिन के लिए भेज सकते हैं, तो बता दिया केवल 15 दिन के लिए भेज सकते हैं। अब सबसेक्शन 3 में बात आएगी कि 15 दिन से आगे अगर इस कस्टडी को एक्सटेंड करना है तो क्या प्रोविजंस है, तो वो प्रोविजंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे पता चलता है कि आप लोग ठीक से देख रहे हैं, इसलिए मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आता हूं। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।